जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग कार्बन रसायन से जुड़े कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करने वाले हैं। और दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स का यूज़ अक्सर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं होते रहता है और आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इसके ऊपर, तो आपको याद रखना है। तो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आज हम लोग 13वें लेक्चर की बात करने वाले हैं और इससे पहले 12 लेक्चर और आ चुके हैं। आई होप आपने उन लेक्चरों को भी देखा होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपरूपता यानी एलोट्रॉपी क्या होती है। तो दोस्तों कोई तत्व होता है और उस तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप पाए जाते हैं तो उसको ही हम लोग अपरूपता कहते हैं यानी एलोट्रॉपी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे अपरूपता समझ में आ गया होगा। और इसके जो 1 से अधिक रूप पाए जाते हैं इसी को हम लोग अपरूपता कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्फुरण। तो दोस्तों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग सूर्य के प्रकाश से उनको हटा देते हैं। तो उसके बाद उनमें से जो विकिरण है वो उत्सर्जित होती है, तो इस घटना को स्फुरण कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैल्शियम सल्फाइड, तो जो कि स्फुरण को शो करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रदीप्ति क्या होती है। तो दोस्तों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि दृश्य प्रकाश होता है उनको अवशोषित कर लेते हैं तथा उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और कुछ समय पश्चात जब इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में आते हैं तो विभिन्न प्रकार की विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग प्रदीप्ति कहते हैं। तो आपको प्रदीप्ति समझ में आ गया होगा और इसको इंग्लिश में फ्लोरोसेंस कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्फूलन क्या होता है। तो दोस्तों कुछ लवण में क्रिस्टल जल अधिक पाए जाते हैं और जब इन्हें हम लोग वायु में रखते हैं और दोस्तों वो क्रिस्टल चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं तो इसी घटना को हम लोग उत्फूलन कहते हैं। तो आपको उत्फूलन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन एक ऐसी घटना होती है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ सीधे द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है या फिर उसको गर्म करने पर वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसा कि आपने कपूर देखा होगा, तो अगर आप कपूर को जलाते हैं या फिर उसको गर्म करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं यानी इसको सब्लिमेशन कहा जाता है इंग्लिश में। तो आपको ऊर्ध्वपातन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो दोस्तों आइसोटॉप्स ऐसे पदार्थ होते हैं या फिर ऐसे तत्व होते हैं जिनमें जो उनका परमाणु क्रमांक होता है वो सेम होता है परंतु उनका परमाणु भार अलग अलग होता है। तो उनको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं यानी समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि जो आपने हाइड्रोजन सुना होगा, तो हाइड्रोजन के 3 प्रकार पाए जाते हैं यानी हाइड्रोजन 3 समस्थानिक होते हैं उसके। एक होता है H1 जिसमें जो परमाणु भार होता है इसका वो भी 1 होता है और एक होता है H12 यानी जो इसका परमाणु भार होता है वो 2 होता है और एक होता है H13 यानी जो इसका परमाणु भार होता है वो 3 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका परमाणु क्रमांक है वो सेम है परंतु यहाँ पे जो परमाणु भार है वो डिफरेंट है। तो इसको ही हम लोग समस्थानिक बोलेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं समभारिक यानी आइसोबार्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने समस्थानिक पढ़ा वैसे ही समभारिक होते हैं परंतु इसमें परमाणु क्रमांक की जगह यानी जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके स्थान पर उसका जो परमाणु भार होता है यानी एटॉमिक मास होता है वो इक्वल होते हैं। तो उसको हम लोग समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों जो आर्गन होता है और जो पोटेशियम कैल्शियम होते हैं इनके जो परमाणु भार होते हैं वो सेम होते हैं 40 होते हैं परंतु इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपको यहाँ पे समभारिक भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संक्षारण यानी कोरोजन क्या होते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी धातु जिसमें उसको नमी मिलती हो और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो यानी वायु की उपस्थिति में हो, जिसके कारण उसका छोटे छोटे पदार्थों में निम्नीकरण हो जाता है और ऐसे पदार्थों में निम्नीकरण होता है जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं, उसको हम लोग संक्षारण यानी कोरोजन कहते हैं। तो आपको कोरोजन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आघात वर्धनीयता क्या होती है। तो दोस्तों यह धातु का वह गुण होता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि ये जो धातु होती हैं यानी जो मेटल्स होते हैं तो उनका वह गुण होता है जिसके कारण उनको पीट कर या फिर उनको ठोक कर एक पतली चादर के रूप में बनाया जाता है या फिर उसको पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो इसी को हम लोग आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं और इस प्रक्रिया को आघात वर्धनीय कहते हैं। और दोस्तों ऐसी धातु जो ये गुण प्रदर्शित करती है उनको हम लोग आघात वर्धनीय धातु कहते हैं। तो आपको यहाँ पे आघात वर्धनीयता भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तन्यता। तो आप नाम से ही समझ में आ गया होगा। तो कोई भी ऐसी धातु जो कि खींचकर या फिर उसको लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो इसी को हम लोग तन्यता कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पे बात करें सोना और चांदी,
तो ये दो धातुएं सबसे ज़्यादा तन्य धातु मानी जाती हैं। तो जो सोना होता है उसका अगर हम लोग 1 ग्राम लें, और आपको पता होगा, यहाँ पे आश्चर्य होगा जान के कि जो सोने का 1 ग्राम हमने भाग लिया है, उसको अगर हम लोग तार के रूप में अगर उसको हम लोग खींचें तो वो 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। तो आपको यहाँ पे तन्यता भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों ये पदार्थ के वह एक गुण होता है जिसमें पदार्थ के अणुओं की संरचना नहीं बदलती, यानी बदले बिना उसमें कुछ विशिष्ट परिवर्तन हो जाता है या फिर उनके गुणों में कुछ विशिष्ट परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगी या फिर लिक्विड से गैस में परिवर्तित हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, विद्युतीय गुण इत्यादि में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, यानी उसका जो मूल संगठन होता है पदार्थ का वो बना रहता है। जैसे कि आपने वाटर लिया, अगर आप वाटर को फ्रीज कर दोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, परंतु जो उसका मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसमें, यानी जो अणु पाए जाते हैं, उनका जो संगठन होगा यानी उनका जो कंपोजिशन होगा, यानी आपको पता है कि जो वाटर होता है उसमें H2O पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे, और जो ऑक्सीजन होगा उसका 1 अणु पाया जाता है। तो आप अगर बर्फ़ लेंगे तो बर्फ़ में भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अणु होंगे या फिर उनका जो रेशो होगा वो 2:1 होगा। तो आपको यहाँ पे भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज की। तो दोस्तों केमिकल चेंज किसी पदार्थ के अणुओं को बदलकर नए पदार्थों का निर्माण करना होता है, यानी इसमें जो मूल संगठन होता है वो चेंज हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलने पर उसमें चेंज हो जाता है, दूध का दही से बनना। तो आप इन प्रक्रियाओं को वापस रिपीट नहीं कर सकते, यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है उससे आप पुनः पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये रिएक्शन जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें पुनः पदार्थ की प्राप्ति की जा सकती है, यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। परंतु जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये इरिवर्सिबल होता है, इसमें पदार्थ का जो मूल संगठन है वो परिवर्तित हो जाता है। तो आपको यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं जस्तीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन। तो दोस्तों कुछ ऐसी धातुएं जिनका कोरोजन बहुत आसानी से हो जाता है या फिर उनमें जो संचालन की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, तो उनको कोरोजन से बचाने के लिए उन पे जस्ते की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण उनका जो कोरोजन होता है वो नहीं हो पाता है। स्पेशली लोहे की जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें ये किया जाता है। जैसे कि आपने सुई देखी होगी कपड़े सिलने वाली, तो उसमें भी जस्ते की लेयर कर दी जाती है, जिसके कारण उनका संचालन जल्दी से नहीं होता और वो धातु लंबे समय तक टिकी रहती है। तो इसी को गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परमाणुकता क्या होती है। तो दोस्तों किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को ही हम लोग परमाणुकता कहते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्प्रेरण यानी कैटेलिस्ट। तो दोस्तों जैसा कि आपने एंजाइम के बारे में पढ़ा होगा जब हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो सेम जो बॉडी से बाहर एंजाइम का वर्क करते हैं उनको हम उत्प्रेरण कहते हैं। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या फिर उसकी दर को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कैटेलिस्ट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके 4 टाइप होते हैं। एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक, जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, यानी उसकी जो रेट होती है उसको इंक्रीज कर देता है। ऋणात्मक में जैसा कि आप समझ गए होंगे कि उसकी जो दर होती है उसको कम कर देता है। और दोस्तों स्वयं उत्प्रेरक यानी जब 2 प्रतिकारक यानी अभिकारक रिएक्शन करते हैं और जो उत्पाद का उत्पादन करते हैं, तो जो उत्पाद का उत्पादन होता है वो स्वयं उसमें उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कैटेलिस्ट का काम करता है। तो इसी को हम लोग स्वयं उत्प्रेरक कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। तो दोस्तों जब एक रासायनिक अभिक्रिया का उत्पादक दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसको प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। तो आपको यहाँ पे उत्प्रेरक का भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है उत्प्रेरक के बारे में कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु उनकी जो रिएक्शन की रेट होती है या फिर उसकी जो दर होती है उसको बढ़ा एवं घटा देते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। तो दोस्तों यह नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ होते हैं जो कि किण्वन की क्रिया को संपादित करते हैं, तो उन्हें ही हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। और हम लोगों ने जब बायो पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे एंजाइम्स की बात की थी। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं भंजन यानी क्रैकिंग क्या होती है। तो दोस्तों क्रैकिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हेवी मॉलिक्यूल होता है यानी जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बांट दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो C15H32 है उसको छोटे छोटे हम लोगों ने मॉलिक्यूल में डिवाइड कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे इथेन देख सकते हैं, प्रोपेन देख सकते हैं, ऑक्टेन देख सकते हैं।
तो किसी भी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होना या फिर उसमें तोड़ा जाना, इसको ही हम लोग भंजन यानी क्रैकिंग कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ शब्द थे जो हमारे आगे की केमिस्ट्री के लिए उपयोगी हैं, या फिर आपसे कई बार इनका उपयोग पूछ लिया जाता है, तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और दोस्तों इस वीडियो को जितना जितना हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।